अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो है लेक्चर है पाकिस्तान पेनल कोड फॉर लॉ गेट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है पाकिस्तान पेनल कोड डिस्कस करेंगे लॉ गेट के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि वेरी सून लॉ गेट टेस्ट आपकी कंडक्ट होने जा रही है और हमने क्रैश कोर्स का आगाज़ कर दिया था, जिसमें आज हम जो है पाकिस्तान पेनल कोड डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पेनल कोड की अगर हम बात करें तो इसके 10 नंबर हैं, लेकिन इसका जो पेपर पैटर्न है ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह लें कि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है। लेंदी किस हिसाब से? क्योंकि इसके अंदर आपके कितने 5 चैप्टर्स हैं। अब सवाल ये स्टूडेंट्स का उठता है कि सर 5 चैप्टर्स याद किस तरीके से करें। सर 5 चैप्टर्स में चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 16, 16A और चैप्टर 17 आ जाता है। आखिर इसको किस तरीके से गो थ्रू किया जाए जो हम इसको प्रॉपर जो है याद कर सकें। अब जैसा कि आपको पता है स्टिकी नोट्स मैंने लगाए हुए हैं, तो ये जब हम स्टडी किया करते थे तब की बात है। तब जो है हम स्टिकी नोट्स लगा के इसको याद करते थे। जैसे यहाँ पे काइंड्स ऑफ शजा है, तो शजा की काइंड्स मैंने इस तरीके से या मेमोराइज रखने के लिए यहाँ पर उसकी काइंड्स लिख दी। फिर काइंड्स ऑफ गैर जायफ़ा है, तो फिर उसको याद रखने के लिए मैंने उसकी ये काइंड्स यहाँ पे लिख दी। ठीक है। फर्दर फिर अगर चैप्टर 17 अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे तो चैप्टर 17 के अंदर तकरीबन 11 ऑफेंसेस हैं। वो 11 ऑफेंसेस हमें याद नहीं बैठते, किसी से पूछते हैं तो कोई कहता है कि 7 हैं, 8 हैं। तो याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे ऑफेंसेस को एक जो है पैटर्न दे दिया, मतलब कि उसके नाम यहाँ पर लिख दिए। फिर आगे चल के मैंने उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश की थी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर चैप्टर 17 के अंदर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर चीटिंग है, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर हाईजैकिंग, फिर रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी और मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, ये 11 काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं। अब आते हैं हमारे एक्चुअल जो हमारा सिलेबस है उसकी तरफ। सबसे पहले आ जाता है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2, अच्छा देखें, वैसे अगर हम कोई भी बुक उठाते हैं लॉ की, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के अंदर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस होती हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से पूरा का पूरा चैप्टर 2 दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस के लिए, डेफिनेशंस को समझाने के लिए। अब डेफिनेशंस किस तरीके से समझ में आएंगी, ये चैप्टर 1 है। फिर चैप्टर 2, जब हम चैप्टर 2 का आगाज़ करते हैं जो कि जर्नल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, यानी कि आपकी डेफिनेशन क्लासेस की। अब जब आपने चैप्टर नंबर 2 ओपन किया डेफिनेशन क्लासेस का, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कहाँ से होता है? डेफिनेशन ऑफ द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन, यानी कि किसी भी कानून को जब समझा जाएगा तो उसके साथ ही साथ उसकी एक्सेप्शन को भी समझा जाएगा। देखें, लॉ गेट के लिए किसी गाइड बुक, किसी भी नोट्स, या फिर किसी भी जो है मैं कहूँ कि स्मार्ट नोट्स, या जो भी आपके आजकल चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बैरक पर फोकस करें। बैरक पर जब आपने जिस दिन कमांड हासिल कर ली, तो उस दिन के बाद आप ये देखेंगे, उस दिन के बाद आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में लॉ गेट जो है वाकई किस चीज़ के बारे में डील करता है। लॉ गेट है ही सारा का सारा बैरक का। तो जब हम सेक्शन नंबर 2 पर सेक्शन नंबर अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो इसका प्रोविज़न है, तो वो हमें क्या बताता है? विदाउट दिस एवरी code without this code, every definition of this offense, every penal provision have illustration of every such definition and penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter। जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस की सूरत में, यानी कि जब भी आप किसी भी कानून को पढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर इस कानून की बात की गई, इस कानून को जब आप पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, उसकी कानूनी मुस्तस्नियात यानी कि एक्सेप्शंस को भी मद्देनज़र रखना है। इलस्ट्रेशंस किस लिए होती हैं? इलस्ट्रेशंस मिसाल होती है। जो आपके लॉन्ग स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आप ये कहते हैं कि सर लॉन्ग स्टेटमेंट्स क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो वो लॉन्ग स्टेटमेंट बेसिकली आपके होते ही क्या है? लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपकी इलस्ट्रेशन से ही बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब मैंने क्यूएसओ पढ़ाया तो क्यूएसओ के लिए स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इलस्ट्रेशंस पर भी एक लेक्चर बना दिया जाए। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने जो है पर्टिकुलरली इलस्ट्रेशंस का अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से फिर जब हमने पीपीसी स्टार्ट किया, पाकिस्तान पेनल कोड, तो पाकिस्तान पेनल कोड के लिए भी मैंने क्या किया, मैंने जो है अलग से इलस्ट्रेशंस का एक अलग सेपरेट लेक्चर बना दिया। वो इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब ये 4 लाइनों की एक डेफिनेशन है, मतलब कि एक जो है स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट के सामने आ गया, स्टूडेंट कहता है ओह ये तो बहुत ही बड़ा कोई सवाल है, इसमें से कोई एक वर्ड उसने मिस कर दिया, एज का वर्ड मिस कर दिया, तो फिर मुश्किल हो जाती है चीज़। अब देखें, करना क्या है, आपने बैरक को कोशिश करनी है बार बार पढ़ने की।
The section of this code shall contain definition of offense. Do not express that a child under 7 years of age. मतलब जब इस कोड को हमने पढ़ा तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि अंडर 7 years of age चाइल्ड कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। तो वो चाइल्ड जो है 7 साल से कम का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट कर ही नहीं सकता, जो कि जर्नल एक्सेप्शन के अंदर हमें बयान किया गया है। उसके बाद क्या है, बट द डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जर्नल एक्सेप्शन। लेकिन उस डेफिनेशन को आपने समझना है जर्नल एक्सेप्शन को सामने रखते हुए। वेयर प्रोवाइड्स नथिंग शल बी एन ऑफेंस, जिसको ये बताते हैं कि नथिंग शल बी एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हो ही नहीं सकता विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, जो कि एक बच्चा करे जो कि 7 साल से कम का हो। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑफ एक्सेप्शन वंस एक्सप्लेन्ड। ये देखें, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को जब आप पढ़ के आ चुके हैं एक बार, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर ये हमें बढ़ाया गया था कि किसी भी एक्सप्लेनेशन का क्या तर्ज होता है, किसी भी डेफिनेशन का क्या तर्ज होता है, उसको किस सेंस में हम पढ़ेंगे। एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this code is used every part of this code in conformity with the explanation। यानी कि जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन ही वजाहत कर देगी कि ये किस सेंस में वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद जेंडर के बारे में बताया गया, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ ही इज़ डिप्राइव्ड फॉर द वर्ड यूज पर्सन वेदर मेल और फीमेल, यानी कि जो वर्ड ही है वो मेल और फीमेल दोनों के तर्ज में आ जाता है। नंबर के बारे में बताया गया, नंबर क्या है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स कॉन्टेस्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूडिंग प्लूरल नंबर, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों ही इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम कहाँ पे, सेक्शन नंबर 10 मैन और वुमेन के बारे में। मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग, फीमेल डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब इसके लिए कोई एज की कैद नहीं है कि 10 साल का होगा, 20 साल का होगा या 50 साल का होगा। बूढ़ा, जवान, नौजवान, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे आपके इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है पर्सन। अब सेक्शन नंबर 11 के अंदर किस तरीके का सवाल बन सकता है। अब देखें यहाँ पर क्या है, कोशिश ये भी साथ साथ मैं आपको इस तरीके से भी लेके चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पैटर्न का भी पता चल जाए कि सवाल कैसे बनेगा। तो देखिए, सेक्शन नंबर 11 बात कर रहा है पर्सन के बारे में। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब वो यहाँ पे एक वर्ड मिस कर देता है इनकॉर्पोरेटेड का, और यहाँ पे आपको मिसाल देता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड आएगा, आइदर यहाँ पे कॉर्पोरेटेड आएगा या फिर बॉडी ऑफ पर्सन्स आएगा। जब आप इस डेफिनेशन के लिए वर्ड कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स और इनकॉर्पोरेट वर्ड याद रख लेंगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको मज़ीद याद रखने के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लीगल एथिक्स कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में, तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर मैक्सिमम सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर शल नॉट का वर्ड यूज़ हुआ। तो जब आपको ये पता चल जाए कि किस पोर्शन के अंदर शल नॉट है, किस पोर्शन के अंदर शल है, किस पोर्शन के अंदर मे नॉट है, तो आप उसको मज़ीद याद रख सकते हैं। और ऐसे ही आप चले जाएं किसके अंदर, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। जब आपको ये पता चल जाए कि प्रिजम्पशंस के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 90 से लेकर 95 तक शल का वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद 96 से लेकर 100 तक मे का वर्ड यूज़ हुआ है, तो भी आप उसको याद कर सकते हैं क्योंकि इसके लॉ गेट के टेस्ट के अंदर वो आपसे सवाल ऐसे भी कर सकता है एज पर आर्टिकल 100 इस पर आर्टिकल 100। मतलब जब उसने 100 की बात की तो आपका जहन में ये हो कि हाँ भाई यहाँ पर मे है या शल है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या जाता है, पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक ऑफ एनी कम्युनिटी, यानी कि इसके अंदर कोई मुस्लिम, नॉन मुस्लिम का कोई भी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन हो तो उसको भी हम पब्लिक के अंदर फॉल करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ द स्टेट। अच्छा, आप देखें सर्वेंट ऑफ द स्टेट को आपने याद किस तरीके से करना है। अगर आप सीपीसी पढ़ रहे हैं, आपने ये देखना है कि सवाल पूछ कहाँ से रहा है। अगर तो वो आपसे सवाल कर रहा है कहाँ से, पाकिस्तान पेनल कोड से, तो यहाँ पर सर्वेंट ऑफ द स्टेट की जो डेफिनेशन है वो कुछ और है, और यही डेफिनेशन सीपीसी के अकॉर्डिंग कुछ और है। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर सर्वेंट इंक्लूडिंग अपॉइंटेड इन पाकिस्तान बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी शख्स अपॉइंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब भी कोई शख्स एक शख्स को मुंतखब करती है तो उसको हम सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहते हैं। गवर्नमेंट मतलब कि जाहिर सी बात है आपकी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट आ जाती है। उसके बाद जज।
अब जज कौन होता है, यहाँ पर जज की डेफिनेशन कुछ और है, सीपीसी के अंदर जज की डेफिनेशन कुछ और है। सीपीसी के अंदर कहता है कि भाई जज इज़ अ पर्सन या जो कि सिविल कोड के अंदर हो, यानी कि सिविल कोड के अंदर वो कोई भी जजमेंट पास कर सके। यहाँ पर क्या कह रहा है, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जज की बात नहीं कर रहा जज के अंदर, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव और लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, यानी कि पीपीसी के अंदर सिविल भी आ गया, क्रिमिनल भी आ गया, जो जजमेंट पास कर सके। आइदर वो जज है, आइदर वो जज नहीं है, यानी कि सब के सब इसके अंदर फॉल करेंगे, ठीक है। विच अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और अ जजमेंट विच कंफर्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा वो, जब आपको सवाल देगा तो सवाल देने के लिए आपको क्या करेगा, यहाँ पर डेफिनेटिव का वर्ड मिस कर देगा, जजमेंट का वर्ड मिस कर देगा, तो इससे आपको बहुत ही मुश्किल आ जाएगी। आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब कि लॉ गेट अब इस तरीके कार का हो गया है। कॉन्सेप्चुअल वाले लेक्चर भी मेरे सुन लें, डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी वाले लेक्चर भी आप मेरे सुन लें। जब आप मेरे ये दोनों के दोनों लेक्चर सुन लेंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे। 100% पासिंग गारंटी यूं ही तो नहीं दे रहे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है हु इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ जजमेंट, यानी कि कोई भी एक शख्स या फिर उससे ज़्यादा पर्सन्स आ गए तो वो भी जो है जजमेंट अगर पास कर सकते हैं तो उनको भी हम डेजिग्नेट करेंगे दैट दे ऑल आर जज, ठीक है। फिर मजीद आगे चलते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होती है। कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको हम कह सकते हैं, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, यानी कि जस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस हम उसको कहते हैं जो कि एक्ट जुडिशियली अलोन कर सके। बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी, यानी कि जुडिशियली जो एक्ट परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इसको, सेक्शन नंबर 21 को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है। जो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन सर्वेंट ऑफ द स्टेट की सीपीसी के अंदर वही है, यानी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वही सर्वेंट ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन आपको मिलेगी सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको आपने सबसे पहले तो अपने मतलब के एक्टिव माइंड के साथ बैठ के टेस्ट देना है। आपको इतना पता हो कि आप कौन सा पोर्शन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पर क्या है, पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन से शख्स फॉल करेंगे, वही शख्स आ गए। कौन से, एवरी कमीशनड ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, एवरी जज आ गया, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, एवरी जूरीमैन आ गया, एवरी आर्बिट्रेटर आ गया, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी विर्च्यू ऑफ एम्पावर्ड टू कीप पर्सन से कन्फाइंड। तो सारे के सारे वही शख्स आ गए जो कि सीपीसी के अंदर हम डिस्कस करके आ चुके थे। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाती है इसकी इलस्ट्रेशन। उस इलस्ट्रेशन के अंदर भी ये आपको कुछ इस तरीके से बताएगा, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, यानी कोई भी ऐसे शख्स जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करे या फिर ना करे, वो सारे के सारे जज, वो सारे के सारे जज हों ना हों, वो सारे के सारे इस डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। उसके बाद आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अलग से जब हमने डिस्कशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आप मजीद जान सकते हैं किसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर। ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर आपको ना मिला फिर आप चले जाएंगे जनरल क्लासेस एक्ट की तरफ। जनरल क्लासेस एक्ट के अंदर हमें इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन मिल जाती है, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इंशाल्लाह जब आप लॉ गेट क्लियर कर जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। लेकिन अब हमने लॉ गेट को क्लियर करना है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड corporeal property of every description except land or thing attached to the earth, permanently fastened to anything which is attached to the earth। अब देखें यहाँ पर जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कह रहा है कि मोबाइल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल बॉडी जो कि वजूद में हो, यानी कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा। किसके बारे में बात कर रहा है, जो कि वजूद में है, एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। ऐसी चीज़ जो कि ज़मीन के साथ परमानेंटली जुड़ी हुई है या फिर फास्टन टू द अर्थ हो। फास्टन टू द अर्थ का मतलब ये होता है कि ज़मीन की जुड़ी हुई चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होना। मिसाल के तौर पे दीवार है, दीवार हमने खुद से जोड़ी, लेकिन उस दीवार पर क्या है, उस दीवार पर कोई फैन वगैरह लगा हुआ है जो कि अच्छे तरीके से कील वगैरह ठोक के और फिर उसको दीवार के साथ फिक्स किया गया है, तो वो भी फास्टन टू द अर्थ है, ठीक है। तो उसको हम जो है डेफिनेशन में डालेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की। सेक्शन 23 क्या बताता है, रॉन्गफुल गेन।
रॉन्गफुल गेन क्या है? देखिए, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल लॉस, इसके ऊपर पूरा से अलग सा चैप्टर मौजूद है। जब हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रॉन्गफुल गेन होता क्या है। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मींस, मतलब कोई भी चीज़ आप अनलॉफुल तरीके से हासिल करें उसको रॉन्गफुल गेन कहते हैं। रॉन्गफुल लॉस, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मुझसे किसी ने कोई चीज़ छीन ली, रॉन्गफुल लॉस हुआ मेरा, ठीक है, तो इसको रॉन्गफुल लॉस कहेंगे। उसके बाद डिसऑनेस्टली, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person, wrongful loss to another person is said to date थिंग डिसऑनेस्टली, मतलब बदनीयती के साथ कोई चीज़, अगर कोई शख्स अगर किसी शख्स से कोई चीज़ हासिल करता है या हासिल करने की कोशिश करता है, उसने उसको क्या दिया, उसने उसको रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया और रॉन्गफुल गेन किया, तो उसको हम डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। उसके बाद सेक्शन 25, फ्रॉडुलेंटली, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या है? फ्रॉडुलेंटली का मतलब यह है कि धोखाधड़ी के साथ कोई शख्स क्या करे, धोखाधड़ी के साथ किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसके बाद रीज़न टू बिलीव, अब ये जो रीज़न टू बिलीव है ना, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसका अक्सर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है कि सर रीज़न टू बिलीव आखिर है क्या। इसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की कि सर बहुत सारी जगहों पे ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है, सीआरपीसी के अंदर, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर, और इस तरीके से मुख्तलिफ अलग लॉज के अंदर आपका ये सवाल जुड़ा हुआ है कि जिसने हमें ये बताया कि व्हाट इज़ रीज़न टू बिलीव। अब देखिए, द पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव इफ अ थिंग हैज सफिशिएंट काज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मानना किसी चीज़ को कि हाँ भाई इस चीज़ को इस तर्ज में इस्तेमाल किया गया हुआ है, सफिशेंट काज हो मानने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर वजह हो, एक वजह हो, वजूहात हो जिसकी वजह से वो शख्स मान रहा है कि हाँ भाई इस चीज़ को इस तर्ज में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अच्छा देखें, यहाँ पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट भी मौजूद है और दूसरी जजमेंट्स भी मौजूद हैं अदर जस्टिस की, कि प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ ऑफ जज, अगर कोई प्रॉपर्टी आती है जो कि वाइफ ऑफ द जज है, ठीक है, हु इज द ऑनर ऑफ द वाइफ ऑफ जज है, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मालिक कौन है, जज की वाइफ है, तो फिर जज उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसको सेक्शन 27 के तर्ज में इस्तेमाल किया गया, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ द पर्सनस वाइफ, servant or account that person, he is in that person's possession within the meaning of this code। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेक्शन 27 तो ये कहता है कि भाई अगर वाइफ के पास है, सर्वेंट के पास है, तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे उस शख्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन वो जो जजमेंट थी वो इसके मुख्तलिफ थी, वो इसके अपोजिट थी। वो अपोजिट किस तर्ज में थी वो इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उसको भी डिस्कस करते चलें। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 28, काउंटर फीट के बारे में। काउंटर फीट का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जब हम किसी चीज़ को उस चीज़ के साथ मुंसलिक करते हुए उसी चीज़ जैसी कोई चीज़ बना दें, जिस तरीके से आपने जाली करेंसी देखी, इसके साथ अलग से पूरा का पूरा एक चैप्टर मौजूद है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, जो कि आपके चैप्टर आपके लॉ गेट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा आफ्टर लॉ गेट। द पर्सन इज सेड टू बी काउंटर फीड हु काजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। यहाँ पर वर्ड क्या याद रखना है आपने लॉ गेट के लिए? अक्सर देखें डेफिनेशन किस तरीके से आती है लॉ गेट के अंदर कि वो आपसे सेक्शन की इंपॉर्टेंट टर्म पूछ लेता है। सेक्शन की इंपॉर्टेंट टर्म किस तरीके से पूछेगा? एज पर सेक्शन 28 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, द पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफीड हु काजेज वन थिंग टू डैश अनदर थिंग। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर रिजेंबल आएगा। रिजेंबल का मतलब कि उस जैसा हु बहू उस जैसा ही बना दिया जाए। इंटेंडिंग बाय मीन ऑफ दैट रिजेंबलेंस, अब जब जाहिर सी बात है आपको ये वर्ड याद नहीं रहता, तो आप ये देखें वही वर्ड वही लफ्ज़ जो है आगे उसी डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया रिजेंबल का तो रिजेंबल ही आएगा, और मैंने एग्जांपल दिया सेक्शन 28 की तो सेक्शन 28 ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ, जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने क्रैश कोर्स के अंदर आपके साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और जब मैं बता देता हूँ कि भाई ये सवाल आएगा, ये सवाल आ सकता है, तो वो सवाल इट मीन्स के 80% चांसेस होते हैं कि वो सवाल आएगा। जैसे कि डेफिनेशंस में से 2 सवाल आपके आ सकते हैं, और सेक्शन नंबर उसका चैप्टर नंबर जो 16 और 16A है वहाँ से भी जो है आपके 2 सवाल लाजमी आते हैं।
क्यों 2-2 सवाल वहाँ से आते हैं? क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। द वर्ड डॉक्यूमेंट, अब देखें डॉक्यूमेंट का मतलब बता रहा है, फिर डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस मीन्स ऑफ लेटर फिगर्स मार्क इंटेंडेड टू यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एविडेंस फॉर द मैटर। अब यही डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? यही डेफिनेशन आपको मिलेगी आर्टिकल 2 कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। जब आप कानून शहादत ऑर्डर पढ़ेंगे उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट की सेम ही डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मतलब जब सेम ही डेफिनेशन लिखी तो फिर यहाँ देने का क्या मकसद था? यहाँ पर देने का मकसद ये था कि अगर इस पूरे के पूरे कानून के अंदर कहीं डॉक्यूमेंट का वर्ड है तो वो इस सेंस में यूज होगा। डेफिनेशन का मतलब यही होता है। उसके बाद वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में, द वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स डॉक्यूमेंट विच इज़ फॉर डॉक्यूमेंट लीगली राइट। इसको छोड़ दें, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर हम एक्ट और ओमिशन की तरफ गए। एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या है? कोई भी वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल सीरीज ऑफ एक्ट्स सिंगल एक्ट, मतलब कोई भी शख्स अगर कोई एक्ट कोई अमल करता है उसको एक्ट कहा जाता है, और अगर किसी शख्स की कोई ड्यूटी बनती है कोई अमल करने की और वो ना करे तो उसको ओमिशन कहा जाता है। उसके बाद आ जाएं आप वॉलेंटरली लोकल लॉ। यहाँ से सवाल बनता है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में क्या फ़र्क है? द स्पेशल लॉ इज़ द लॉ एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब कोई भी लॉ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, तो वो क्या है? वो एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। मतलब वो किसके लिए है? एक जुवेनाइल्स के लिए बना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही बना है। बच्चे अगर कोई भी जुर्म करते हैं तो उनके लिए ही बनाए, तो उसके लिए हम स्पेशल लॉ की उसको एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद लोकल लॉ की अगर आप मिसाल लें कि लोकल लॉ की क्या एग्जांपल बैठती है, तो लोकल लॉ की जो एग्जांपल है, द लोकल लॉ इज़ द लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई भी मखसूस ऐसा इलाका जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये कानून इस पूरे के पूरे इलाके पर एप्लीकेबल है, जैसे कि सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस हो गया, पंजाब रेंटेड प्रीमाइसेस हो गया, या फिर इससे हट के कोई और कानून हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ से, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है यहाँ से भी आपके आ सकती हैं। अब जो सेक्शन 44 है द इंजरी, अब देखें इंजरी जो है बहुत ही शॉर्टर टर्म है। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म whatever illegal cause to any person body mind or reputation or property। देखें जो आपका हार्ट है ना, वो हार्ट इंजरी की काइंड है। क्यों इंजरी की काइंड है? क्यों? क्योंकि इंजरी आपको किसी भी किस्म की हो सकती है। मेंटल इंजरी भी हो सकती है, किसी ने आपके सामने दुकान के सामने दुकान खोल ली तो वो आपको मेंटल इंजरी होगी, ठीक है। आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इंजरी का मतलब किस तर्ज में इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी किस्म का नुकसान जो कि आपकी फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हो, रेपुटेशन को हो, उसको हम इंजरी कहते हैं। उसके बाद लाइफ, द लाइफ डिनोट्स ह्यूमन बीइंग, मतलब कि इंसानी ज़िंदगी की जो लाइफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी का डंकी या किसी का घोड़ा या किसी का कोई जानवर मर जाता है तो फिर आप उसको लाइफ के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। उसके बाद डेथ क्या कहती है? द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कह रहे कि जब भी किसी शख्स की, किसी ह्यूमन बीइंग की जान जाएगी तो उसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि वो डेथ हुई है। एनिमल, द वर्ड एनिमल डिनोट्स द लिविंग क्रिएचर, मतलब कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी मखलूक, तो उसको हम एनिमल का नाम देते हैं। वेसल, वेसल मतलब कि समंदर के अंदर इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़। उसके बाद ईयर हो गया, मंथ हो गया, ठीक है। ये चीज़ ब्रिटिश का जो कैलेंडर है जो कि 12 महीने का कैलेंडर होता है उसके हिसाब से। उसके बाद आ जाता है आपका हार्बर। हार्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्बर का मतलब क्या है? हार्बर का मतलब है पनाह देना। मिसाल, अच्छा ये जो सेक्शन है 52A, ये एप्लीकेबल कब होगा कब नहीं होगा, इसके ऊपर अलग से एक प्रोविज़न मौजूद है कि इस तरीके से एक्सेप्ट द सेक्शन 157 130 ऑफ द केस हार्बर टू गिव वाइफ हस्बैंड एंड अ पर्सन हार्बरिंग वर्ड हार्बर। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को पनाह दे, वाइफ अपने हस्बैंड को पनाह दे, तो वो एक दूसरे को पनाह दे सकते हैं, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसके हस्बैंड ने कोई ऐसा जुर्म किया है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, ये जो आपको रेफरेंस दे रहा है ना, ये 157 130 ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, मतलब उसने कोई मुल्क के खिलाफ बगावत जैसा कोई जुर्म किया, तो फिर उसकी वाइफ को, या वाइफ ने किया तो उसके हस्बैंड को भी इसकी सज़ा मिलेगी सेक्शन 52A की। उसके बाद यहाँ से इसको आप छोड़ दें। अब जर्नल एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं कि जर्नल एक्सेप्शन किस तरीके से याद रखना है, जर्नल एक्सेप्शन याद रखने का तरीका क्या है और किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने याद ये रखना है सबसे पहली चीज़ कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस,
आपको याद रखना है नथिंग इज एन ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस का मतलब क्या है कि कोई भी जुर्म जुर्म है ही नहीं जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 के तहत। जब भी आपसे वो जर्नल एक्सेप्शन से सवाल पूछता है, एक पूछे, दो पूछे, वो उसकी मर्जी है। अगर 5 चैप्टर है तो ज़ाहिर है 2-2 सवाल आएंगे। अब जहां पर ये आ जाए ना देश नथिंग इज एन ऑफेंस आ जाए, तो आपने ये समझ लेना है कि ये सवाल इस चैप्टर में से है। अब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्या है, मतलब क्या हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कानून क्या किसी को रियायत देता है या नहीं देता। अब जैसे आज न्यू ईयर है, आज अगर कोई हवाई फायर करता है, हवाई फायर करने के बाद अगर वही बुलेट का शेल जो है किसी को लगे और उस शख्स की मौत हो जाए, तो क्या वो जनरल एक्सेप्शन की प्ली ले सकता है? क्या उसके ऊपर ये कानून एप्लीकेबल, पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये अलग बहस है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इसका एक प्रोविज़न मौजूद है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। तो देखें, अब आपने याद किस तरीके से रखना है। अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं कि एक एक सेक्शन के ऊपर इतना अलग अलग से लेक्चर दिया जाए। सेक्शन 76 से 106 तक आपने याद रखना है। सेक्शन 76 से 106 तक आप 76 से 96 तक जर्नल एक्सेप्शंस हैं। फिर 96 से लेकर 106 तक क्या है? प्राइवेट डिफेंसेस हैं। प्राइवेट डिफेंसेस और जो आपके जर्नल एक्सेप्शन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो आपके जर्नल एक्सेप्शंस हैं, जर्नल एक्सेप्शन जर्नली हैं। प्राइवेट डिफेंस कब यूज़ होते हैं कि जब किसी शख्स से ख़तरा हो, जान का, अपनी माल का, इमोबल प्रॉपर्टी का, किसी और की जान का, या किसी और की इज्जत का, या अपनी इज्जत का। तो फिर वो क्या कर सकता है? वो प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी काज कर सकता है और डेथ काज करने की बजाय हर्ट भी काज कर सकता है। ठीक है, मतलब कानून उसको रियायत दे देता है। लेकिन जब हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ते हैं, आर्टिकल 121 कानून शहादत ऑर्डर हमें ये कहता है कि जब भी आप एक्सेप्शन लेते हैं किसकी, जनरल एक्सेप्शन की, तो प्ली किस पे शिफ्ट हो जाएगी? ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा किस पे? जिसने प्ली ली है जनरल एक्सेप्शन की। अब जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इसका सेक्शन है 976 से स्टार्ट हो रहा है। एक्ट ऑफ द पर्सन बाउंड बाय लॉ टू डू सर्टेन थिंग। ठीक है, उसके बाद एक्ट ऑफ द जज डूइंग जुडिशियल एक्टिंग जुडिशियली। क्या अगर कोई जज जुडिशियली परफॉर्मेंस में कोई अपना एक्ट करता है और वो गलत कर बैठता है, तो क्या उसको कोई कानून रियायत है या नहीं है? तो देखें, अगर कोई भी जज अपनी इज बीइंग इन ड्यूटी अगर कोई भी ऑफेंस कर बैठे, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ये चैप्टर डील किसके साथ करता है? नथिंग इज एन ऑफेंस, कि कोई ऑफेंस है ही नहीं। एक डन पर्सन इन द ऑर्डर ऑफ जजमेंट, मतलब कि अगर कोई शख्स क्या करे, जज की परसुएंस में कोई काम करे, जज की असिस्टेंस में कोई काम करे, तो वो भी आपका ऑफेंस नहीं होगा। मतलब कि किसी को फांसी देनी थी, जज साहब ने कह दिया कि भाई इसको फांसी दे दी जाए। जब उस शख्स को फांसी हो गई, फांसी का ऑर्डर हो गया, और उस ऑर्डर होने के बाद क्या होता है? उस ऑर्डर होने के बाद फिर होता कुछ ये है कि जज कहता ओह ये तो फांसी तो उसकी देनी नहीं थी, रोक दो फांसी रोक दो, और फांसी हो चुकी। तो फिर जो जल्लाद था जिसने उस शख्स को सज़ा दी, तो फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते कि अब सज़ा इसको भी मिलनी चाहिए जिसने उसको फांसी दी है। एक्ट ऑफ अ पर्सन जस्टिफाइड बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब कि जस्टिफिकेशन हो उसके पास लॉ की, कानून ने उसको बताया हो कि भाई आप ये इस इनकाउंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पुलिस को ये परसुएंस हो, पुलिस को ये डायरेक्शंस हो कि अगर कोई शख्स तेज़ रफ्तार में जा रहा है तो उसको आप इनकाउंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि कुछ लोग जो है जा रहे होते हैं और वो जो है किसी शख्स का पीछा करने जा रहे होते हैं, इमरजेंसी में जा रहे होते हैं, पुलिस को नहीं पता होता। पुलिस क्या करती है? उनका इनकाउंटर कर देती है चोर समझ के। तो बाद में पुलिस के ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हकीकत को समझने में गलती कर दी। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ द 7 ईयर से और एक्ट ऑफ द 12 ईयर से कि अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा है तो वो भी अगर कोई जुर्म करे तो वो भी जुर्म नहीं है। अगर कोई अनसाउंड माइंड है, कोई पागल है, दीवाना है, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि एक ऐसा ऑफेंस करता है जो कि ऑफेंस हो, लेकिन उसको ऑफेंस का नोयत का ना पता हो कि ये भी जुर्म है, कर बैठे, तो वो भी एक ऑफेंस नहीं है। अगर कोई शख्स नशे की हालत में जुर्म करे, अब नशा किस तरीके का होगा? नशा किसी और ने ज़ोर ज़बरदस्ती आपको दिया और वो आपसे वो जुर्म करवा बैठे, तो फिर वो भी जुर्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्ट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ बाय कंसेंट ऑफ सफरर।
मिसाल के तौर पे सेक्शन 88 क्या कहता है, सेक्शन 88 ये कहता है कि अगर आपसे कंसेंट ले ली जाए कि भाई अगर आप इस खेल में मर गए, इस खेल में आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंच गई तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और आपने लिख के दे दिया, तो फिर आप तो बाद में आप उसके खिलाफ कोई भी सूट, कोई भी जो है एफआईआर वगैरह नहीं करवा सकते। फिर उसके बाद एक्ट डन अंडर थ्रेट, अगर कोई शख्स जो है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ करे, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। मिसाल के तौर पे होता कुछ यूँ है कि गुड फेथ के अंदर आपको ये बता दिया जाए कि भाई आप विद इन 2 डेज आपकी डेथ काज हो जाएगी, तो बाद में आप क्या करेंगे? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आपको गुड फेथ में बताया और आप ये बात सुनकर ही, स्टेटमेंट सुनकर ही शॉक में आए और आपकी डेथ काज हो गई, तो फिर जाहिर सी बात है आप जो है उसके खिलाफ आपके बाद वाले जो आपके वर्षा हैं वो भी कोई केस वगैरह डॉक्टर पर नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं डॉक्टर हो, कोई भी शख्स हो, उसके खिलाफ नहीं कर सकते। देखिए हर सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कि कोई भी जुर्म है ही नहीं। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशंस का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सेंट ऑफ द चाइल्ड आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाता है 96, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट डिफेंस क्या है? खुद की दिफा के लिए क्या कोई शख्स किसी को जान ले सकता है? खुद की दिफा के लिए क्या कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी शख्स ने क्या किया हो, किसी शख्स ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई भी एक्ट किया हो, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। फिर इसके बाद 96 से आगे सीरीज स्टार्ट होती है कि कब कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका स्टार्ट होगा कि स्टार्ट नहीं होगा। अब क्या कहता है? एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 96 टू डिफेंड, मतलब हर शख्स के पास राइट है सब्जेक्ट टू द सेक्शन नंबर 99, मतलब 99 को मद्देनजर रखते हुए हर शख्स के पास क्या राइट है कि वो क्या करे, वो शख्स जो है वो शख्स क्या करे, उसके पास राइट है वो खुद की दिफा में लड़ सकता है, खुद की दिफा में किसी की जान ले सकता है। इज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस इफेक्टिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब किसी की ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो रही हो, ठीक है, या फिर कोई शख्स अपने लिए किसी और के लिए भी, किसी और के दिफा के लिए भी क्या कर सकता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? सेकेंडली द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल हिमसेल्फ और अनदर पर्सन, यानी कि खुद की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी के लिए भी ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रेज किया जा सकता है। उसके बाद 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द पर्सन अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है और वो शख्स आपकी जान जो है क्या कर रहा है, वो शख्स आपकी जान लेने आ रहा है, उसके हाथ में हथियार है। अब आपको पता है अगर आपने कुछ नहीं किया, अपने दिफा में नहीं लड़े, अपने दिफा में मारा नहीं उसको, तो वो आपकी जान ले लेगा। आप उसको हर्ट कास्ट कर दें, आप उसको हर्ट कास्ट कर दें, ज़रूरी नहीं कि जान लेना है, लेकिन अगर आपने जान ली तो आपको बाद में साबित भी करना होगा कि आपने जान इस वजह से ली क्योंकि अगर आपके पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं था। प्रीवियसली जो हमने आर्टिकल सेक्शन पढ़ा इसका पीपीसी का प्राइवेट जर्नल एक्सेप्शन का, वो किसके लिए था? एक अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्राइवेट डिफेंस है, खुद की दिफा के लिए। उसके बाद क्या है? एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो कौन कौन से एक्ट हैं जिसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप रेज नहीं कर सकते? देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट रीजनेबल कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ग्रीवियस हर्ट इफ डन पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट अगर क्या कर रहा हो, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो और वो गुड फेथ में किसी की जान भी ले रहा हो, गुड फेथ में किसी शख्स को जो कि जस्टिफाइबल बाय लॉ हो, और वो जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, मिसाल के तौर पे बार बार गाड़ियों को रोक रहे हो और गाड़ियों से पूछताछ कर रहे हो, और आप वहाँ से क्या करते हैं कि पुलिस वाले को एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, तो ये क्या है? ये जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कोई और ऐसा ऑफेंस हो गया, पुलिस वाला जो है आपके सामने किसी का एनकाउंटर करता है, आप जो है उसको बचाने के लिए खुद उसको मार देते हैं, तो ये भी जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रोविजन, सेक्शन नंबर 100, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, मतलब कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज पर द बॉडी, अपनी जान अपनी बॉडी के लिए आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्टली जब किसी को असाल्ट का खतरा हो, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो, एज में रीजनेबल काज, अब यहाँ पर क्या करेगा वो एज में का वर्ड जो है हटा देगा। सेकेंडली सच एज असाल्ट एज में रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जब किसी को ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, खुद को या फिर किसी और को।
थर्डली असाल्ट हो या फिर इंटेंशन हो किसी के साथ रेप कमिट करने की, वो आप खुद भी हो सकते हैं, कोई और शख्स भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही रेप हो रहा हो तो आप अपनी दिफा में ही करें। आपके सामने किसी मेल फीमेल का रेप हो रहा है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, तो अभी आप उस शख्स की बचाने के लिए, उसकी दिफा के लिए, उस शख्स की दिफा के लिए आप जो है उसको डेथ या फिर जान ले सकते हैं। जान तब ली जाएगी जब उसके हाथ में कोई ऐसा वेपन है जिससे आपकी जान ली जा सकती है। देखें, प्राइवेट डिफेंस में और ऑफेंस में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। बारीक सा डिफरेंस किस तरीके से, अगर आप इसका मेरा डिटेल्ड लेक्चर सुनेंगे, तकरीबन कोई 40 मिनट्स का लेक्चर है वो, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 96 से 106 तक क्लियर करवाए। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि मिसाल देके मैंने आपको ये बात समझाई थी कि मिसाल के तौर पे पिस्टल मेरे हाथ में है, पिस्टल मेरे हाथ में, मैं आपकी जान लेने जा रहा हूँ और आप क्या करते हैं, आप पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठा के मुझे मारते हैं और मेरी पिस्टल गिर जाती है और वो पिस्टल आप उठा लेते हैं। वही मेरी पिस्टल जब आपने उठाई और आप मुझे मारने चले तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। क्यों प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा? क्योंकि अब आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है कि मैं आपकी जान ले सकता हूँ, क्योंकि जो पिस्टल थी वो तो आपके हाथ में आ गई। आपको मुझसे कब खतरा था? आपको मुझसे तब खतरा था जब मेरे हाथ में पिस्टल थी। यानी कि आप प्राइवेट डिफेंस का राइट तब ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब मेरे हाथ में पिस्टल हो, ऐसा वेपन हो कि जिससे आपको 100 आउट ऑफ 100% श्योरिटी हो ये मेरी जान ले लेगा। उसके बाद क्या आता है, फोर्थली द असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। किसी को अननेचुरल लस्ट का खतरा है, किसी को किडनैपिंग का खतरा है, एब्डक्शन का खतरा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का खतरा है, ठीक है। तो इन इन सरकमस्टांसेस में आप जो है प्राइवेट डिफेंस काज कर सकते हैं। उसके बाद 101 ने बताया कि कोई अदर हार्म है, मतलब कि अदर देन डेथ है। इफ द ऑफेंस बी नॉट एनी डिस्क्रिप्शन इन enumerated in the last preceding section, यानी कि अगर किसी प्रीवियस सेक्शन के अंदर है ना, सेक्शन 100 के अंदर अगर कोई ऐसी प्रोविजन, ऐसा कोई ऑफेंस नहीं बताया गया, उससे हटके भी अगर आपको कोई और भी खतरा है तो उस जुमरे में भी आप जो है क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर जस्टिफाई बाय लॉ होना चाहिए, यानी आपको साबित भी फिर खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 102 ने क्या बताया, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के दिफा के लिए जब तक खतरा आपको है तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जब तक आपको ये डर है कि ये मेरी डेथ काज करेगा, ये मुझे जान से मार देगा, तब तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द काजिंग डेथ। जब किसी शख्स से आपको ये खतरा हो कि वो मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, रॉबरी हो, ठीक है, या फिर हाउस ब्रेकिंग हो, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो, या फिर मिसचीफ हो बाय फायर, मतलब बिल्डिंग को आग लगाने का खतरा हो, इस सूरत में भी आप जो है क्या कर सकते हैं, आप ये राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। 104 क्या कहते हैं, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। फिर अदर देन डेथ कब होगा, इफ द ऑफेंस कमिटिंग सच attempting to commit occasion exercise of right of private defense be theft, mischief, criminal trespass or description enumerated last preceding section that does not extend to the voluntary causing of death। जब causing death नहीं होगी तो फिर क्या होगी, ग्रीवियस हर्ट होगी। मिसाल के तौर पे जब उसके हाथ में कोई वेपन नहीं है तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा के भी उससे जान छुड़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी शख्स से आप जो है जान का खतरा है ही नहीं, आप उसको बांध देते हैं, आप उसको 3 दिन तक जो है मारते पीटते रहते हैं, ये भी कोई जस्टिफाइबल लॉ नहीं है। फिर 105 106 कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद इन आफ्टर ब्रेक हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने टू चैप्टर्स क्लियर किए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान पेनल कोड के, ठीक है। ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, 3 चैप्टर्स मजीद क्लियर करेंगे, आपका पाकिस्तान पेनल कोड हो जाएगा कवर। फिर आप इंशाल्लाह फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वेब जनरेटेड टेस्ट देंगे जो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा। फिर फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ कल से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं।